हाय राम, इसके मायके वालों ने इसे ऐसे कैसे बैग्स में कपड़े भर कर दिए हैं। अरे ब्रांडेड सूटकेस तो दूर की बात है, नॉर्मल सूटकेस ही दे देते। ससुराल में बेटी के साथ साथ रिश्तेदार उसका सामान भी देखते हैं। ये बात नहीं पता क्या इसके मायके वालों को? सुनीता चाची जी की आवाज रीमा के कानों तक गूंजी। रीमा, जो कि शादी करके अभी हाल ही ससुराल में आई है। नई नवेली बहू रीमा को उसकी जेठानी रजनी ने उसके कमरे में बैठाया था और कहकर गई थी, तुम आराम करो। मगर बाहर मेहमानों की इतनी शोरगुल की आवाज से रीमा को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा था। रात को शादी होने की वजह से रीमा वैसे भी बहुत थक चुकी थी, मगर जैसे ही सुनीता चाची की यह आवाज कान में गूंजी, उसके कान और भी चौकन्ना हो गए और उसे उसकी सासू मां शीला जी की आवाज सुनाई दी। वे बोली, सुनीता, अब क्या बताएं तुझे, बड़ी बहू रजनी भी ऐसे कम पैसे वाले घर से आई थी और अब ये भी ऐसे ही मायके से आई है। मुझे तो दोनों बहुएं एक जैसी मिली है, मगर अब भी मैं फायदे में ही हूं। कहकर वे हंसने लगी। सुनीता बोली, वो कैसे दीदी? शीला बोली, इन कम पैसों वाली लड़कियों को दबाना आसान हो जाता है सुनीता। अब रजनी को ही देख लो, कैसे मेरे एक इशारे पर यहां से वहां फुदकती रहती है। वैसे ही इसे भी अपने इशारों पर नचाना आसान होगा। और दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगी। रीमा ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी ही देर में उसका पति उमेश भी वहां आ गया। वो रीमा का हाथ पकड़कर बोला, रीमा, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो और अर्धांगिनी का सीधा सीधा अर्थ होता है आधा अंग। इसलिए जीवन में तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक बताना और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले सास की कड़वी बातों से खट्टे हुए मन पर पति की प्यार भरी बातों ने मरहम का काम किया और रीमा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दूसरे दिन जब रीमा नहा धोकर रसोई में काम करने पहुंची तो जेठानी रजनी ने उसे काम करने से मना कर दिया और बोली, हाथ की मेहंदी तो छूटने दो देवरानी जी, फिर जिंदगी भर काम ही काम है। रीमा फिर से मुस्कुरा दी। धीरे धीरे रीमा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। रीमा शुरू से ही बेबाक और गलत बातों का विरोध करने वाली लड़की रही थी, मगर ससुराल आकर वो बिल्कुल ढल सी गई थी। क्योंकि एक लड़की कितनी भी चंचल और बेबाक क्यों ना हो, ससुराल आकर सभी को अपना बनाने के लिए झुकती चली जाती है। और उसका साफ साफ उदाहरण उसे अपनी जेठानी में भी दिखाई पड़ता था, जो सभी के इशारों पर घर का कोई काम हो या सास शीला जी के ताने हो, हंसते हंसते सहन कर जाती। रीमा भी अब शीला जी के तानों से अछूती नहीं थी। दोनों बहुएं दिन भर काम करती, फिर भी शीला जी कुछ न कुछ व्यंग बाण कस ही देती। रजनी घर की बड़ी बहू थी और रीमा की शादी को अभी कम ही समय हुआ था, इसलिए ज्यादातर ये तानों की बौछार रजनी पर होती। एक बार जब शीला जी बिना बात के रजनी को डांट रही थी तो रीमा से राहन आ गया। वो बोली, माँ जी, दीदी बेचारी इतना काम करती है, फिर भी आप उन्हें इतना क्यों सुना रही है? शीला जी तपाक से बोली, छोटी है, छोटी बनकर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? वैसे भी मैं देख रही हूँ तू अपनी मनमानी किए जा रही है, मगर वक्त आने पर तुझे इसका मजा जरूर चखाऊंगी। शीला जी के जाने के बाद रजनी रीमा को समझाते हुए बोली, रीमा, सासू मां के सामने जबान चलाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हो सके तो तुम भी चुप ही रहा करो। रीमा बोली, दीदी, हम लोग सासू मां के सामने जितना दबते जाएंगे उतना वो हमें ज्यादा दबाएंगी, इसलिए वक्त आने पर अपने लिए आवाज उठानी ही चाहिए। मगर रजनी बोली, रीमा, तुम अभी ये सब बात नहीं समझोगी। जैसे जैसे तुम्हारी शादी को वक्त बीतेगा तुम भी समझने लगोगी। रीमा को रजनी की ये बात बिल्कुल गलत लगी, क्योंकि गलत बातों पर दबना रीमा ने कभी सीखा ही नहीं था। आज भी रोज की ही तरह दोनों बहुएं सुबह सुबह उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। सभी ने नाश्ता कर लिया और अंत में दोनों बहुएं नाश्ता करने बैठी। तब तक नाश्ते में बनाए पराठे बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। रजनी को आदत थी ठंडा नाश्ता करने की, इसलिए उसने नाश्ता खत्म कर लिया। और वैसे भी उसे अपने बेटे रिदम के स्कूल जाना था। नाश्ता करके वो बेटे के स्कूल चली गई, मगर रीमा के मुंह से निवाला गले तक उतर नहीं रहा था, क्योंकि उसने कभी ठंडा नाश्ता खाया नहीं था। उतने में शीला जी बोली, रीमा, कब से बैठकर धीरे धीरे नाश्ता कर रही हो? आज खाना कब बनेगा? ऐसे धीरे धीरे नाश्ता करोगी तो हमारे खाने में लेट हो जाएगा, जल्दी नाश्ता खत्म करो। रीमा सोचने लगी, सासू मां को तो कभी ठंडा नाश्ता करना नहीं पड़ा, इसलिए वो नहीं समझ पाएंगी कि मुझसे ठंडा नाश्ता गले से नहीं उतारा जा रहा। रीमा बोली, माँ जी, सभी को गर्म गर्म नाश्ता करवाकर मैं अभी ही नाश्ता करने बैठी हूँ और मुझसे ठंडा नाश्ता खाया नहीं जा रहा है।
शीला जी ने रीमा को गुस्से भरी नजरों से देखा और वहां से चली गई। शीला जी को अब रीमा पर गुस्सा आता था। रीमा ये बात जान चुकी थी, क्योंकि बड़ी बहू रजनी को वे जो भी कहती, रजनी कभी पलटकर उस बात का जवाब नहीं देती थी। मगर रीमा आदतन पलट जवाब देती थी, जो शीला जी को बिल्कुल पसंद ना था। और रीमा अपनी सास के दकियानुसी रिवाजों का भी पालन नहीं करती थी, जिस वजह से शीला जी का मुंह रीमा पर ज्यादातर चिढ़ा ही रहता। उतने में रीमा को उसके पिता गजानन जी का फोन आया। वो बोले, बेटा, मैं और तेरा भाई राकेश यहाँ तेरे घर की बगल वाली मार्केट में कुछ काम से आए थे, तो सोच रहे थे कि तुझसे मिलते हुए चलें, इसलिए काम खत्म होते ही हम तेरे घर आएंगे। फोन रखते ही रीमा की खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने ये बात जाकर अपनी सास को बताई कि उसके पापा और भाई आ रहे हैं। मगर सास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रीमा ने फटाफट खाने की सारी तैयारियां कर ली। रीमा ने सारा खाना अपने पापा और भाई की पसंद का बनाया। मिक्स वेज की सब्जी, दही वड़े, दाल चावल, रोटी और रायता, सब कुछ बना लिया। थोड़ी देर बाद रजनी भी स्कूल से आ गई। जब उसने रसोई में इतना सारा खाना बना हुआ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, तुमने ये सब खाना माजी से पूछे बिना बना लिया रीमा? कहीं माजी नाराज ना हो जाए, क्योंकि आज तक मैंने उनसे पूछे बिना कभी कुछ खाना नहीं बनाया। रीमा बोली, मेरी शादी को 6 महीने हो गए दीदी, और मेरे पापा और भाई पहली बार मेरे ससुराल आ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी खातिरदारी अच्छे से करूं। और वैसे भी माजी तो ज्यादातर नाराज ही रहती है। उतने में शीला जी रसोई में आई और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी कि बहू ने खाने में क्या क्या बनाया है। फिर बोली, रीमा, इतने सारे पकवान एक साथ? तुम्हारे मायके वाले ही तो आ रहे हैं, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? रीमा बोली, माँ जी, मैं मायके वालों के लिए ही नहीं, ससुराल वालों के लिए भी इतना ही करती हूँ। आपको याद होगा, जब पिछले सप्ताह घर के बेटी जवाई आए थे, तब भी मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे। शीला जी मुंह बिगाड़कर वहां से चली गई और उन्होंने अपने पति को दुकान पर फोन करके बता दिया कि समधी जी आने वाले हैं। थोड़ी देर में गजानन जी और उनका बेटा राकेश रीमा के ससुराल पहुंच गए। शीला जी और उनके पति किशोर जी ने साथ बैठकर रीमा के पापा और भाई के साथ खाना खाया। सबके खाना खाने के बाद रीमा और उसकी जेठानी रसोई में अपना खाना खाने बैठ गई। किशोर जी गजानन जी से बोले, आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं, अचानक चले आए? गजानन जी बोले, जी मैंने बेटी और दामाद जी दोनों को फोन किया था, क्या उन्होंने आपको बताया नहीं? किशोर जी बोले, जी उन्होंने हमें बताया, मगर यूं अचानक आपका आना हमें अचंभित कर गया। गजानन जी बोले, जी यहीं पास की मार्केट में काम था, तो सोचा बेटी से मिलता चलूं। और बताइए, मेरी बेटी आप सबका ध्यान तो रखती है ना? किशोर जी बोले, अब क्या बताएं गजानन जी, आपकी बेटी इस घर की छोटी बहू है, मगर बात ऐसे करती है जैसे वो सबसे बड़ी हो। बुरा मत मानना, मगर बिल्कुल संस्कारहीन लड़की है, सामने जवाब देती है। वो तो मेरी बीवी है, जिस वजह से ये संयुक्त परिवार कायम है, वरना कब का ये परिवार बिखर जाता। अंदर बैठी रीमा ने जब ये सब सुना तो वो इस बात का जवाब देने बाहर आने को हुई, मगर रजनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, तुम बाहर जाकर अपने पापा की और बेइज्जती कराना चाहती हो क्या? रीमा बोली, दीदी मैं नहीं जानती थी कि सास तो सास, यहाँ ससुर जी भी सास की भाषा बोलते होंगे। मैं गलत बातें भला क्यों बर्दाश्त करूं? उतने में रीमा को उसकी सास शीला जी की आवाज सुनाई पड़ी। वो बोली, बड़ी बदतमीज है आपकी बेटी, मेरे बेटे को नाम लेकर बुलाती है, घूंघट नहीं करती, और तो और इसके पास हर बात का जवाब रहता है। गजानन जी ये सब सुन जमीन में धंसे जा रहे थे। उन्होंने रीमा को आवाज लगाई और बोले, रीमा ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? माफी मांगो अपने सास ससुर से। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें मिलकर इतने संस्कार दिए, और ये सब क्या सुनना पड़ रहा है? कहाँ गए तुम्हारे सब संस्कार? रीमा बोली, पापा आप मेरी बात सुने बिना मुझसे माफी मांगने को कैसे बोल सकते हैं? आपको पहले दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। गजानन जी बोले, हाँ तुम अपनी बात भी रख सकती हो बेटा, बैठो यहाँ। रीमा नीचे फर्श पर बैठ गई और बोली, पापा हमारे यहाँ बहुएं नीचे फर्श पर ही बैठकर बात करती है, सास ससुर के सामने सोफे या पलंग पर बैठने का यहाँ रिवाज नहीं है। गजानन जी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। रीमा बोली, पापा हाँ इन्होंने सही कहा कि मैं घूंघट नहीं लेती। मैं घूंघट इसीलिए नहीं लेती क्योंकि बाप समान ससुर और भाई समान जेठ के सामने घूंघट ओढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने तो इन्हें हमेशा अपना पिता और भाई माना है। हाँ मैं सामने जवाब देती हूँ जब मैं देखती हूँ
कि सासू माँ हर बात पर या बिना बात पर भी तानों की बौछार करती रहती हैं। तब मैं सामने जवाब देती हूँ, नहीं सुन सकती मैं बार बार ताने जब हमारी कोई गलती ही ना हो। और रही बात पति को नाम से बुलाने की, तो इनकी बेटी भी तो इनके दामाद को नाम लेकर बुलाती है। तब तो कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि सभी खुश दिखाई देते हैं कि दामाद बेटी को कितना खुश रखता है। वहां कोने में खड़ी रीमा की जेठानी रजनी की आंखों से टप टप आंसू गिरे जा रहे थे, क्योंकि वो भी रीमा की तरह बहुत कुछ सह चुकी थी, या शायद रीमा से भी ज्यादा। ये सब बातें सुन गजानन जी ने रीमा के सास ससुर की तरफ देखा तो दोनों का मुंह गुस्से से लाल हो चुका था। शीला जी बोली, देखा आपने, आपकी बेटी को यही संस्कार दिए हैं आपने। गजानन जी बोले, रीमा ने कभी अपने मायके में भी गलत बातों को नहीं सहा है शीला जी। रीमा की दादी भी बहुत दकियानुसी विचारों वाली थी। रीमा तब भी खुलकर दादी की बात का विरोध करती थी और अपनी माँ के लिए लड़ पड़ती थी। आज जहाँ बहुओं को भी सास ससुर ने बेटी मान लिया है, वहां आप घर में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे घर में झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस दकियानुसी सोच को आप लोगों को बदलना चाहिए। शीला जी बोली, हमारे घर के नियम और परंपराएं कभी किसी के लिए ना बदली हैं और ना बदलेंगी। हमारी बड़ी बहू भी तो हमारे कायदे अनुसार चल रही है, फिर छोटी बहू क्यों नहीं चल सकती। रीमा बोली, शायद आप लोग मुझसे कभी खुश ना रह पाएं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊं, ताकि आप लोग अपनी रूढ़िवादी सोच के साथ यहाँ आराम से रह पाएं। गजानन जी भी बेटी की बात से पूर्णतः सहमत थे, क्योंकि आज उन्होंने भी बेटी के सास ससुर का ये रूप देख लिया था। रीमा अपने पिता और भाई के साथ हमेशा के लिए मायके चली आई। जब रीमा का पति उमेश घर आया और उसे सारी बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने रीमा को फोन करके वापस आने को कहा। मगर रीमा बोली, उमेश, बात मेरे पापा के सम्मान की थी। अगर आपके घर वाले मुझे संस्कारहीन लड़की का उल्हाना देंगे तो जीवन भर मैं ये सब नहीं सहन कर पाऊंगी। फोन पर रोते रोते अचानक रीमा को उल्टियां शुरू हो गई और वो चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर को घर बुलाया और वहां से उमेश भी भागता हुआ आया तो पता चला कि रीमा 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुनकर भी रीमा के सास ससुर का दिल नहीं पिघला। उमेश जब रीमा को लेकर घर पहुंचा तो शीला जी गुस्से में बोली, उमेश, बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ, क्योंकि जो लड़की अपने सास ससुर का सम्मान नहीं कर सकती, उस लड़की को हमारे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उमेश और रीमा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर एक किराए के मकान में जा बसते हैं। ससुराल से सिर्फ जेठानी का कभी कभार फोन आ जाता था, क्योंकि वो चुपके से रीमा से बात करती थी। वो जानती थी कि अगर सास ससुर को इस बात की भनक भी लगी तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। रीमा ने 9 महीने बाद एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया। फिर भी सास ससुर की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई और ना ही कोई बच्ची से मिलने आया। जेठानी रजनी जब बच्ची से मिलने आई तो वो बोली, बड़ी हिम्मत वाली है रे रीमा तू, जो अपने लिए लड़ झगड़ कर अपनी एक नई दुनिया बसा ली। रीमा बोली, दीदी, आप अब तक उस जेल खाने में क्यों रह रही हैं? आप भी अपने लिए लड़ सकती हैं। रजनी बोली, रीमा, आज तक मैं सासू माँ से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर पाई। जब जब बोलना था तब तब मैं चुप रही। तुम शायद जानती नहीं मैं उस दिन उतना क्यों रो रही थी। कम से कम तुम्हारे पापा को खाना खिला के इन लोगों ने सुनाया। मेरे पापा को तो खाना तक नहीं खाने दिया था। और फिर से एक बार रजनी दीदी की आंखों में आंसू आ गए। जब से तुमने वो घर छोड़ा है उस दिन के बाद दोनों मुझसे कुछ ज्यादा कहते नहीं हैं। और अब भी सासू माँ तानों की बौछार तो करती है, मगर फिर खुद ही चुप हो जाती है, शायद यही सोचकर कि अगर कहीं मैं भी उन्हें छोड़कर चली गई तो उन दोनों का क्या होगा। रीमा बोली, दीदी, अब भी आपको ये सब सुनना पड़ रहा है और बस अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आपको अपने साथ रखा जा रहा है, फिर भी आप सब कुछ सहन कर रही हैं। रीमा की आंखें बरस पड़ी और रीमा सोचने लगी, मैं तो पढ़ी लिखी लड़की थी, फिर भी मेरे साथ ससुराल वालों ने इतना अत्याचार किया जिसका मैंने डटकर सामना किया। मगर हमारे देश में लाखों ऐसी लड़कियां हैं जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं और आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं हैं। उनको अगर ऐसे ससुराल वाले मिलते होंगे तो वो किस तरह जी पाती होंगी? क्या वे अपने हक के लिए लड़ पाती होंगी? दोस्तों, जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी लड़के के हाथ में देता है तो वो सिर्फ एक पति से ही वचन नहीं चाहता, वो चाहता है पूरे परिवार से वचन कि ससुराल वाले भी उसकी बेटी को वही प्यार और सम्मान दे जो उसे मायके में मिलता आया था। एक लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो वो भी पूरे परिवार का साथ चाहती है। बहुओं को ताने उल्हाने तो
हर कोई देता है, दे सको तो उन्हें भरपूर प्यार दो ताकि उन्हें कभी अपने मायके की कमी ना महसूस हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।